देखो रेखिक प्रोग्रामन समस्या अपने पढ़ ली थी, उसके अंदर एक नया टॉपिक जुड़ा है। देखो वो टॉपिक अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। देखो रेखिक प्रोग्रामन समस्या अपने पढ़ ली थी, उसके अंदर एक नया टॉपिक जुड़ा है। देखो ये टॉपिक अपने पढ़े थे। देखो रेखिक प्रोग्रामन समस्या। देखो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब यानी रेखिक का मतलब ये है कि जितने भी इसके अंदर अपन चर काम में लेते हैं सारे सबकी घात क्या होती है? एक होती है। जितने भी चर अपन काम में लेते हैं सबकी घात एक होती है, इसलिए इसको अपन कहते हैं रेखिक कहते हैं। देखो प्रोग्रामिंग का मतलब होता है प्लानिंग। कोई भी आदमी अगर कोई काम कर रहा है सबसे पहले वो क्या करता है? उसकी प्लानिंग करता है। तो उस प्लानिंग के बारे में यहाँ अपन बात करते हैं। देखो अब इसके अंदर अपन ये टॉपिक पढ़ चुके थे। देखो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, उसके अंदर अपन ने देखा था कि एलपीपी को अपन ग्राफीय विधि से कैसे हल कर सकते हैं। देखो ग्राफिकल मेथड अपन ने पढ़ लिया था। देखो ग्राफीय विधि अपन ने पढ़ ली थी। देखो फिर अपन ने बात कर ली थी देखो कॉन्वेक्स सेट वगैरह क्या होता है या आधारियल क्या होता है। देखो बेसिक सॉल्यूशन वगैरह अपन ने पढ़ा था। देखो उसके बाद में अपन ने बात की थी देखो कॉन्वेक्स सेट की बात की थी, अवमुख समुच्चय के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। देखो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। देखो सिलेबस के अंदर जो टॉपिक है उनकी बात कर रहे हैं। देखो एलपीपी को सिंप्लेक्स विधि से कैसे हल किया जा सकता है। देखो ये अपन ने बात की थी। देखो उसके बाद में अपन ने बात की थी देखो परिवहन समस्या की, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। उसके बाद में अपन ने बात की थी देखो नियतन समस्या की, असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो ये सारे टॉपिक तो देखो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर पहले से थे। अब सेकंड ग्रेड के अंदर एक नया टॉपिक जुड़ा गया है जो कि फर्स्ट ग्रेड के अंदर पहले से था। देखो वो आज अपन पढ़ेंगे। देखो वो जो टॉपिक है उसका नाम है ड्युअलिटी। देखो द्वैतता, ड्युअलिटी ये टॉपिक नया ऐड हुआ है, इसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। देखो ग्राफीय विधि यानी एलपीपी को अपन ग्राफीय विधि से कैसे हल कर सकते हैं, आधारियल क्या होता है वो अपन बात कर चुके थे। देखो अवमुख समुच्चय यानी कॉन्वेक्स सेट के बारे में, कॉन्वेक्स सेट का एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है। देखो फिर सिंप्लेक्स विधि से किसी भी एलपीपी को कैसे सोल्व किया जा सकता है वो अपन बात कर चुके थे। देखो परिवहन समस्या यानी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम और असाइनमेंट प्रॉब्लम, इनके बारे में अपन पढ़ चुके थे। देखो दोनों से मिला के एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो अब जो नया टॉपिक ऐड हुआ है वो हुआ ड्युअलिटी हुआ है यानी द्वैतता के बारे में हुआ। देखो प्रत्येक एलपीपी को एक नई एलपीपी में अपन चेंज कर सकते हैं। देखो प्रत्येक एलपीपी को एक नई एलपीपी में चेंज किया जा सकता है, जिसको अपन कहते हैं द्वैतता कहते हैं। देखो जिसको अपन कहते हैं ड्यूअल प्रॉब्लम कहते हैं। देखो तो इससे पहले थोड़ा सा एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। देखो जैसे कोई भी एलपीपी है उसको अपन मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। देखो कोई भी एलपीपी है उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है, ये जो टॉपिक है वो नया ऐड हुआ है। देखो इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। देखो एक तो जैसे मान लो कोई भी एलपीपी दे रखी है अपने को, ये दे रखा है। देखो मान लो मैक्सिमम जेड बराबर ये दे रखा है। देखो C1 x1 दे रखा है प्लस C2 x2 दे रखा है। देखो यहां दे रखा है A11 x1 प्लस A12 x2 लेस देन इक्वल टू दे रखा है B1 दे रखा है। देखो यहाँ A21 x1 प्लस A22 x2 इसका मान लेस देन इक्वल टू B2 दे रखा है। देखो x1 x2 का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखा है। देखो अपन ये बात जानते हैं। देखो एलपीपी है उसके तीन भाग होते हैं, ये तो कहलाता है उद्देश्य फलन कहलाता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है। देखो इसको अपन कहते हैं प्रतिबंध निकाय। देखो अगर कोई भी आदमी कोई काम कर रहा है तो उस पर कुछ कंडीशंस होती है, वो कंडीशंस अपन यहाँ लिखते हैं। देखो ये कहलाता है ऋणेतर प्रतिबंध कहलाता है, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन कहलाता है। इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर जितने भी अपन चर काम में लेंगे वो सारे क्या होंगे? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। देखो इसके अंदर चर का मान कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि अपन पहले भी बात कर चुके हैं। देखो जैसे मान लो इस x1 x2 का मतलब क्या है, जैसे एक कारपेंटर है, मान लो x1 कुर्सी बनाता है, x2 मेज बनाता है, तो अगर वो बना रहा है तब तो x1 का मान कुछ आ जाएगा, अगर नहीं बना रहा है तब x1 का मान 0 हो जाएगा। देखो लेकिन x1 और x2 का मान नेगेटिव कभी भी नहीं होगा। देखो एलपीपी में जितने भी चर काम में लेते हैं सारे क्या होते हैं? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते हैं। देखो तो ये तो कहलाता है ऋणेतर प्रतिबंध कहलाता है, ये प्रतिबंध निकाय कहलाता है और ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है। देखो अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरीके से लिखा जा सकता है। देखो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो मैक्सिमम जेड बराबर मैंने लिख दिया देखो C1 C2, यहां मैंने लिख दिया देखो x1 x2 ऐसे लिख दिया। देखो
यहां मैं लिख रहा हूं देखो A11 A12, यहां मैं लिख रहा हूं A21 A22, यहां आ जाएगा देखो x1 x2, इधर आ जाएगा लेस देन इक्वल टू B1 B2, ये आ जाएगा देखो। अगर अपन इन दोनों मैट्रिक्सों को अगर गुणा करेंगे तो इतना ही तो आएगा देखो। अगर इन दोनों मैट्रिक्सों को अपन गुणा करेंगे तो C1 को x1 से गुणा कर देंगे प्लस C2 को x2 से गुणा कर देंगे देखो। अगर यहाँ पे इन दोनों को अगर अपन गुणा करते हैं तो देखो A11 को इससे गुणा करेंगे प्लस करके फिर इसको इससे गुणा करेंगे देखो, यानी इस मैट्रिक्स को अगर वापिस अपन सोल्व करते हैं तो वो मान आ जाएगा देखो। अगर यहाँ पे अपन गुणा करके देखते हैं देखो, इन दोनों को अगर अपन गुणा करते हैं देखो, दोनों मैट्रिक्सों को अगर गुणा करेंगे तो क्या आएगा देखो A11 x1 आएगा प्लस A12 x2 आएगा देखो। ऐसे ही यहाँ कितना आ जाएगा देखो, इस दूसरी पंक्ति को इस स्तंभ से गुणा करेंगे तो ये आएगा देखो A21 x1 प्लस आएगा A22 x2 आएगा देखो। इधर आ जाएगा लेस देन इक्वल टू आ जाएगा B1 B2 आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा देखो। अब अपन ये बात जानते हैं कि अगर दो मैट्रिक्स अगर बराबर हैं तो उनके संगत अवयव भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो A11 x1 प्लस A12 x2 है वो वापिस बराबर आ जाएगा किसके देखो B1 के, ऐसे ही ये इसके बराबर आ जाएगा देखो। तो यानी वो जो प्रतिबंध निकाय है उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में इस तरीके से लिखा जा सकता है देखो। साथ में ये जो नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन है वो आ ही जाएगा देखो, x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा देखो। अब इसको एक शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिखा जा सकता है देखो। अपन बात कर चुके थे देखो पहले, ये तो क्या कहलाता है, मूल्य सदिश कहलाता है देखो। C1 C2 है, इसको तो अपन कहते हैं मूल्य सदिश कहते हैं। जो लोग नए हैं थोड़ा लिख लेना भाई, इसको अभी जरूरत पड़ेगी अपने को देखो। जो C1 C2 है उनको तो अपन कहते हैं प्राइस वेक्टर कहते हैं देखो, ये तो कहलाते हैं मूल्य सदिश कहलाते हैं देखो। C1 C2 है, इसको अपन कहते हैं मूल्य सदिश कहते हैं देखो। ये कहलाता है देखो, ये सक्रियता सदिश कहलाते हैं देखो, एक्टिविटी वेक्टर कहलाता है देखो। जो गुणांकों का मैट्रिक्स है उसको अपन कहते हैं सक्रियता सदिश देखो। ये कहलाता है आवश्यकता सदिश कहलाता है देखो, रिक्वायरमेंट वेक्टर कहलाता है। ये कहलाता है आवश्यकता सदिश कहलाता है देखो, ये कहलाता है। यानी कोई भी एलपीपी है उसको अपन इस फॉर्म में लिख सकते हैं देखो। अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो इस तरीके से लिखा जा सकता है देखो। तो नए स्टूडेंट एक बार थोड़ा लिख लेना, बाद में दोबारा बता देंगे। ये मूल्य सदिश कहलाता है देखो, प्राइस वेक्टर कहलाता है। C1 है वो x1 का मूल्य है, C2 है वो x2 का मूल्य है देखो। इसको अपन कहते हैं सक्रियता सदिश कहते हैं, एक्टिविटी वेक्टर कहते हैं देखो, एक्टिविटी वेक्टर कहलाता है। ये कहलाता है रिक्वायरमेंट वेक्टर कहलाता है, रिक्वायरमेंट वेक्टर। अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है देखो, इस पूरे को अपन इस शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिख रहे हैं देखो, मैक्सिमम z लिख दिया मैंने देखो। यहाँ इसको मैं कह रहा हूँ c कह रहा हूँ देखो, इसको मैंने c कह दिया, इसको मैंने कह दिया x कह दिया देखो, x कह दिया देखो। मैक्सिमम z है वो बराबर आ जाएगा किसके, cx के देखो। इसको अपन कह रहे हैं देखो, ये जो गुणांकों का मैट्रिक्स है इसको मैं a कह रहा हूँ देखो, गुणांकों का मैट्रिक्स है उसको अपन a कह रहे हैं, इसको x कह रहे हैं देखो। ये जो मान है इसको मैं कह रहा हूं b कह रहा हूं देखो। x का मान हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देखो। तो किसी भी एलपीपी को शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिखा जा सकता है देखो। अभी अपने को इसकी जरूरत पड़ेगी देखो, किसी भी एलपीपी को शॉर्ट फॉर्म में अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं देखो। मैक्सिमम z बराबर आ गया cx ax लेस देन इक्वल टू b, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देखो, ये आ गया देखो। यहां मैक्सिमम हो सकता है या मिनिमम हो सकता है, कोई भी हो सकता है देखो। इस फॉर्म में उसको लिखा जा सकता है देखो। सी है वो मूल्य सदिश कहलाता है, ये आवश्यकता सदिश कहलाता है, ये आवश्यकता सदिश कहलाता है और ये सक्रियता सदिश कहलाता है देखो। ये बात अपन देख रहे हैं देखो। अब अपन पढ़ रहे हैं देखो, ड्यूअलिटी के बारे में पढ़ रहे हैं देखो। इसको लिख लो, लिख लिया कि द्वैतता के बारे में पढ़ रहे हैं देखो। एक क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है देखो। फर्स्ट गेट और सेकंड गेट दोनों के अंदर ये टॉपिक है और एक क्वेश्चन यहां पूछा जा सकता है।
द्वैतता का मतलब क्या होता है, देखो प्रत्येक एलपीपी को अपन एक दूसरी एलपीपी के अंदर चेंज कर सकते हैं, या प्रत्येक एलपीपी एक दूसरी एलपीपी से हमेशा कनेक्ट होती है। उस एलपीपी को अपन क्या कहते हैं, जिसके अंदर अपन चेंज करेंगे उसको तो अपन कहते हैं द्वैत कहते हैं, देखो। और जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है उसको अपन कहते हैं आद्य कहते हैं, देखो। तो एक डेफिनेशन लिख लेना, प्रत्येक एलपीपी को देखो, प्रत्येक रैखिक प्रोग्रामन समस्या को देखो, प्रत्येक रैखिक प्रोग्रामन समस्या को दूसरी रैखिक प्रोग्रामन समस्या से, दूसरी रैखिक प्रोग्रामन समस्या से संबद्ध किया जा सकता है, यानी कनेक्ट किया जा सकता है, कनेक्ट किया जा सकता है। प्रत्येक एलपीपी को एक दूसरी एलपीपी से अपन कनेक्ट कर सकते हैं, देखो। या होती है ऐसे अपन कह सकते हैं, देखो दूसरी एलपीपी से कनेक्ट किया जा सकता है, ऐसा लिख लो, कनेक्ट किया जा सकता है, देखो। या बदला जा सकता है, देखो। जिसे द्वैत समस्या कहते हैं, देखो, जिसे द्वैत समस्या कहते हैं, देखो। प्रत्येक एलपीपी को अपन एक दूसरी एलपीपी के अंदर बदल सकते हैं, जिस एलपीपी के अंदर बदलेंगे उसको तो अपन कहते हैं ड्यूअल प्रॉब्लम कहते हैं, देखो। तथा जो मूल समस्या होती है, जो मेन एलपीपी है, उसको अपन कहते हैं प्राइमल कहते हैं, देखो। वो कहलाती है आद्य समस्या कहलाती है, देखो। प्राइमल प्रॉब्लम कहलाती है, देखो। प्रत्येक एलपीपी एक हमेशा एक दूसरी एलपीपी से कनेक्ट होती है, देखो, जिसको अपन कहते हैं द्वैत समस्या कहते हैं, देखो। या प्रत्येक एलपीपी को अपन एक दूसरी एलपीपी के अंदर बदल सकते हैं, जिसको अपन कहेंगे ड्यूअल। और जो मेन एलपीपी है उसको अपन कहते हैं प्राइमल कहते हैं, देखो, आद्य समस्या कहते हैं, देखो। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, देखो अपन थोड़ा सा ये देख रहे हैं, देखो। यदि किसी एलपीपी को मान लो अपन सिंप्लेक्स विधि से सोल्व कर रहे हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे समझ लेना, देखो। मान लो किसी एलपीपी को अपन सिंप्लेक्स विधि से सोल्व कर रहे हैं, देखो। मान लो मैक्सिमम z बराबर x1 प्लस x2 है, यहाँ लिखा हुआ है कुछ भी, मान लो x1 प्लस 2x2 ऐसे लिखा हुआ है, देखो। 3 आ गया, यहाँ पे 2x1 प्लस मान लो 4x2 ऐसे आ गया, देखो। यहाँ आ गया मान लो x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 8 आ रहा है, देखो। यहाँ आ रहा है मान लो 2x1 प्लस 4x2 लेस देन इक्वल टू 10 आ रहा है, देखो। ये आ रहा है, देखो। साथ में x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, देखो। अब इस एलपीपी को अगर अपने को सिंप्लेक्स विधि से सोल्व करना है, तो जो सिंप्लेक्स टेबल बनेगी, देखो, उसके अंदर 4 कॉलम बनाने पड़ेंगे, देखो अपने को। यहाँ अपन देख रहे हैं 4 प्रतिबंध आ रहे हैं, देखो, इसके अंदर 4 प्रतिबंध आ रहे हैं। तो जब इस एलपीपी को अपन सिंप्लेक्स विधि से सोल्व करते हैं, तो 4 कॉलम अपने को बनाने पड़ते हैं, 4 पंक्ति अपने को बनानी पड़ती है, देखो। लेकिन अगर इसको अपन ड्यूअल में चेंज कर लें, तो ड्यूअल में चेंज अगर अपन करेंगे, तो अभी देखेंगे अपन आगे, देखो, जितने इसके अंदर प्रतिबंध होते हैं उतने तो उसमें चर हो जाते हैं, देखो। और जितने इसमें चर होते हैं उतने ड्यूअल के अंदर क्या आएंगे, प्रतिबंध आएंगे, देखो। यहाँ अपन देख रहे हैं इसमें ये चर कितने हैं, देखो 2 है, इसमें चर 2 है और प्रतिबंध कितने हैं, 4 हैं, देखो। तो जितने चर है उतने तो उसके अंदर प्रतिबंध हो जाएंगे, यानी इसके अंदर चर कितने हैं, 2, तो उसके अंदर 2 प्रतिबंध आएंगे, वो 2 आएंगे, देखो। उसके अंदर प्रतिबंध है वो तो 2 आएंगे, और चर कितने आएंगे, 4 आएंगे, देखो। चर 4 आएंगे, देखो। अब प्रतिबंध अगर अपने पास 2 आएंगे, तो अपने को केवल 2 ही कॉलम बनाने पड़ेंगे, देखो, 2 ही पंक्तियां अपने को बनानी पड़ेंगी, देखो। यानी यदि किसी एलपीपी को अपन सिंप्लेक्स विधि से सोल्व कर रहे हैं, तो अपन ये बात जानते हैं, देखो, यदि प्रतिबंध निकाय में 4 अगर प्रतिबंध है, तो अपने को 4 ऐसे कॉलम बनाने पड़ेंगे, देखो। 4 पंक्तियां अपने को ऐसे बनानी पड़ेंगी, देखो। लेकिन अगर इसी को मैं ड्यूअल में चेंज कर लेता हूं, तो ड्यूअल में चेंज करने से क्या होगा, देखो, केवल 2 ही प्रतिबंध रह जाएंगे इसके अंदर। जितने इसके अंदर चर होते हैं उतने तो इसमें प्रतिबंध बन जाएंगे, देखो। इसके अंदर चर 2 है तो इतने इसमें प्रतिबंध आएंगे, देखो। जितने इसके अंदर चर हैं उतने तो प्रतिबंध हो जाएंगे, और जितने प्रतिबंध है उतने इसमें क्या हो जाएंगे, चर हो जाएंगे, देखो। तो जो सिंप्लेक्स टेबल है फिर वो छोटी बनेगी, देखो। उसके अंदर केवल 2 ही पंक्तियां अपने को बनानी पड़ेंगी, देखो। तो यदि किसी एलपीपी को हल करने में, सिंप्लेक्स विधि से हल करने में अगर प्रॉब्लम आ रही है, तब उसको ड्यूअल में चेंज करके अपन सोल्व कर सकते हैं, देखो। दोनों के लिए उद्देश्य फलन का मान सेम ही रहेगा, देखो। दोनों के लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मान क्या रहता है, सेम ही रहता है। तो आगे अपन देखते हैं ड्यूअल सिंप्लेक्स मेथड भी होता है, देखो।
यानी यदि किसी एलपीपी को सिंप्लेक्स विधि से सोल्व करने में दिक्कत आ रही है तो उसको इसमें चेंज किया जा सकता है, ड्यूअल में अपन चेंज कर सकते हैं और फिर ड्यूअल में चेंज करके उसको सिंप्लेक्स मेथड से सोल्व कर सकते हैं। दोनों के लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मान सेम ही रहता है, तो इसलिए अपने को इसकी जरूरत पड़ी है। देखो यानी प्रत्येक एलपीपी को अपन एक दूसरी एलपीपी में चेंज कर सकते हैं, जिसमें चेंज करेंगे उसको तो कहेंगे ड्यूअल कहेंगे, और जो मेन जो प्रॉब्लम है उसको अपन कहते हैं प्राइमल कहते हैं। देखो अब प्राइमल को ड्यूअल में चेंज करने की कुछ निश्चित नियम है। देखो सबसे पहले उसको एक मानक रूप में चेंज करते हैं, फिर उसको एक सूत्र होता है, उस सूत्र से अपन ड्यूअल में चेंज करते हैं। देखो तो मानक रूप क्या होता है वो अपन देख रहे हैं। देखो आद्य समस्या का मानक रूप, आद्य समस्या का मानक रूप, आद्य समस्या का मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ प्राइमल। जब भी ड्यूअल में चेंज करेंगे सबसे पहले जो प्राइमल है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, फिर उसको ड्यूअल में चेंज करेंगे। देखो पहला नियम ये देखो सुनेंगे इधर, अगर आद्य समस्या यदि प्राइमल प्रॉब्लम है वो अगर मैक्सिमाइजेशन में है तो जितने भी प्रतिबंध है सभी में लेस देन इक्वल टू का चिन्ह होना चाहिए। देखो पहला नियम ये कहता है कि अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन में है तो जितने भी प्रतिबंध है उनमें ये चिन्ह होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू का चिन्ह होना चाहिए। देखो अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन अगर मिनिमाइजेशन में है तो सभी प्रतिबंधों में ग्रेटर देन इक्वल टू का चिन्ह होना चाहिए। देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन अगर मिनिमाइजेशन में है तब तो सभी में ये चिन्ह होना चाहिए, और मैक्सिमाइजेशन में है तब सभी में ये चिन्ह होना चाहिए। देखो तो पहली बात ये लिख लेना। देखो यानी इसका मानक रूप का मतलब हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन अगर मैक्सिमाइजेशन में है तब तो ये चिन्ह होना चाहिए। देखो लेस देन इक्वल टू का चिन्ह होना चाहिए, प्रत्येक प्रतिबंध में लेस देन इक्वल टू का चिन्ह होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइजेशन में है तब प्रतिबंध निकाय है उसमें ग्रेटर देन इक्वल टू का चिन्ह होना चाहिए। देखो अगर कहीं मान लो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइजेशन में है और इसका मान लेस देन इक्वल टू आ रहा है तो ग्रेटर देन इक्वल टू में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ माइनस से उसको गुणा कर देंगे। देखो दोनों तरफ माइनस से गुणा करके उसको ग्रेटर देन इक्वल टू में चेंज कर लेंगे, फिर उसको ड्यूअल में चेंज करेंगे। देखो तो पहला नियम ये लिख लेना। देखो यदि समस्या अधिकतमीकरण की है, देखो मैक्सिमाइजेशन में है, देखो तो सभी प्रतिबंधों में लेस देन इक्वल टू का चिन्ह होना चाहिए। देखो एक पर्टिकुलर मेथड है। देखो इस फॉर्म में पहले इसको चेंज करते हैं फिर इसको ड्यूअल्स में चेंज करते हैं। देखो यदि समस्या अधिकतमीकरण की है तो सभी प्रतिबंधों में लेस देन इक्वल टू का चिन्ह होना चाहिए। देखो यदि समस्या न्यूनतमीकरण की है, देखो तो सभी प्रतिबंधों में, देखो सभी प्रतिबंधों में ग्रेटर देन इक्वल टू का चिन्ह होना चाहिए। देखो इसी के साथ लिख लेना यदि कोई प्रतिबंध, यदि किसी प्रतिबंध में लेस देन इक्वल टू का चिन्ह है, देखो तो -1 से तो दोनों तरफ दोनों ओर -1 से गुणा कर, -1 से गुणा कर ग्रेटर देन इक्वल टू में बदलते हैं। इसी प्रकार यहां अपन देखेंगे। देखो अगर सभी प्रतिबंधों में लेस देन इक्वल टू का चिन्ह होना चाहिए, अगर किसी में ग्रेटर देन इक्वल टू का चिन्ह है तो दोनों तरफ माइनस से उसको गुणा कर देंगे जिससे वो लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो ये बात ठीक है कि देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन अगर मैक्सिमाइजेशन में है तो ये चिन्ह होने चाहिए। देखो सारे अगर कहीं पर ग्रेटर देन इक्वल टू का चिन्ह है तो -1 से गुणा करके उसको लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट कर लेंगे। देखो ऐसे अगर मिनिमाइजेशन में है तो ये चिन्ह होना चाहिए। देखो
अगर कहीं मान लो ऐसा चिन्ह आ रहा है तो दोनों तरफ माइनस से गुणा करके उसको इसमें बदल लेंगे, देखो इसमें बदलेंगे। देखो तीसरा नियम ये देखो, यदि किसी प्रतिबंध में यदि कोई प्रतिबंध, ऐसा लिख लेना, यदि कोई प्रतिबंध समीकरण के रूप में है, देखो यदि कोई प्रतिबंध समीकरण के रूप में है, यदि कोई प्रतिबंध समीकरण के रूप में है तो उसे असमीकाओं के रूप में लिखते हैं। देखो तो असमीकाओं के रूप में लिखते हैं, असमीकाओं के रूप में लिखते हैं। यदि कोई प्रतिबंध समीकरण के रूप में है तो उसको असमीकाओं के रूप में लिख लेंगे। इस बात का मतलब ये, जैसे मान लो ये दे रखा है, देखो x1 + 2x2 बराबर आ रहा है 5 आ रहा है, देखो तब इसको अपन ऐसे लिखेंगे। देखो एक बार तो इसको अपन लिख लेंगे, देखो लेस देन इक्वल टू लिख लेंगे, एक बार तो इसको लेस देन इक्वल टू 5 लिख लेंगे, एक बार इसको अपन लिख लेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू, देखो ऐसे लिख लेंगे। इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। देखो कोई भी प्रतिबंध है वो समीकरण के रूप में नहीं होना चाहिए, अगर समीकरण के रूप में है तो उसको असमीकाओं के रूप में लिख लेंगे। देखो ये बात समझ रहे हो क्या? देखो अगर कोई समीकरण के रूप में है तो उसको असमीकाओं के रूप में लिख लेंगे। अब मान लो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन में है तो मैक्सिमाइजेशन में सारे चिन्ह क्या होने चाहिए? ये चिन्ह होने चाहिए। देखो तो इसको ये इसमें तो देखो लेस देन इक्वल टू का चिन्ह है ही, इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू का है तो इसको -1 से गुणा करके लेस देन इक्वल टू में चेंज कर लेंगे। देखो अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन में है तो इसको अपन लेस देन इक्वल टू में चेंज कर लेंगे, अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइजेशन में है तब इसको अपन ग्रेटर देन इक्वल टू में चेंज कर लेंगे। तो कोई भी प्रतिबंध है वो समीकरण के रूप में नहीं होना चाहिए, अगर समीकरण के रूप में है तो उसको अपन असमीकाओं में चेंज कर लेंगे। देखो असमीकाओं में चेंज करेंगे। देखो चौथा नियम ये, देखो यदि कोई चर चिन्ह में अप्रतिबंधित है, आगे आएगा देखो आगे, यदि कोई चर चिन्ह में अप्रतिबंधित है, चिन्ह में अप्रतिबंधित है, चिन्ह में अप्रतिबंधित का मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड इनसाइड, चिन्ह में अप्रतिबंधित है। यदि कोई चर चिन्ह में अप्रतिबंधित है, अनरिस्ट्रिक्टेड इनसाइड है। देखो इस बात का मतलब ये, देखो चिन्ह में अप्रतिबंधित का मतलब ये है कि अपन ये बात जानते हैं एलपीपी में जितने भी चर अपन काम में लेंगे वो सारे हमेशा क्या होते हैं? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते हैं। देखो जितने भी चर अपन काम में लेते हैं वो सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते हैं। देखो लेकिन कई बार एलपीपी में लिखा हुआ आता है कि चर है वो चिन्ह में अप्रतिबंधित है, अप्रतिबंधित का मतलब नेगेटिव भी हो सकता है, तब उसको अपन क्या करेंगे? देखो दो धनात्मक चरों के अंतर के रूप में लिखेंगे। देखो तब उसे दो धनात्मक चरों के अंतर के रूप में लिखते हैं। देखो लिख लो, मैं बताऊंगा। देखो तब उसे दो धनात्मक चरों के अंतर के रूप में लिखते हैं। देखो धनात्मक चरों के अंतर के रूप में लिखते हैं। देखो के अंतर के रूप में लिखते हैं। देखो तब उसे दो धनात्मक चरों के अंतर के रूप में लिखते हैं। देखो इस बात का मतलब क्या? देखो सुनना, इधर सुनना। जैसे मान लो अपने को ये कह रखा है कि x3 है वो चिन्ह में अप्रतिबंधित है। देखो मान लो ये कह दिया कि x3 है वो चिन्ह में अप्रतिबंधित है। देखो x3 चिन्ह में अप्रतिबंधित है, तब अपन x3 को इस तरीके से लिख लेंगे। देखो x3 को अपन लिख लेंगे x3 डेज माइनस x3 डबल डेज, जहां x3 डेज का मान है वो भी क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और x3 डबल डेज का मान भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। देखो यानी दो धनात्मक चरों के अंतर के रूप में इसको लिख लेंगे। देखो जहां x3 लिखा हुआ वहां पे अपन लिख लेंगे x3 डेज माइनस x3 डबल डेज लिख लेंगे। देखो दो धनात्मक चरों के अंतर के रूप में लिखेंगे। देखो अगर ऐसे लिख लेंगे तो ये धनात्मक हो जाएगा क्या? देखो देखिए ये धनात्मक नहीं होगा भाई। ऐसे अगर अपन लिख लेंगे तो ये कोई धनात्मक थोड़ी होगा, हो सकता है इसका मान बड़ा हो। देखो केवल मैंने ये लिखा है कि ये धनात्मक चर है। देखो धनात्मक चर है, हो सकता है इसका मान 1 हो, इसका मान 2 हो। देखो
इसका मान 1 हो, इसका मान 2, लेकिन एलपीपी में हमेशा अपन धनात्मक चर ही काम में ले सकते हैं। एलपीपी के अंदर हमेशा अपन धनात्मक चर ही काम में ले सकते हैं, इसलिए x3 को मैंने ऐसे लिख दिया एक बार, जहां ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है। ऐसे तो अपन लिख ही सकते हैं भैया, अपन ये बात जानते हैं, जब एलपीपी को अपन सिंप्लेक्स विधि से सोल्व करते हैं तो कई बार अपन ऐसे लिखते हैं, जैसे x1 + x2 <= मान लो 5 है, तब अपन क्या करेंगे, इसको समीकरण में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, इसमें न्यूनता पूर्वक चर है वो जोड़ते हैं, देखो, और न्यूनता या सॉरी अपन ये मान लो x1 + x2 > 5 है, देखो x1 + x2 मान लो > 5 है, तब इसको समीकरण में चेंज करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसमें से आदि के पूरक चर है वो घटाते हैं, इसको अपन लिखते हैं x1 + x2 - x3 लिखते हैं, देखो तो माइनस लगा के तो अपन लिख ही सकते हैं। अब यहाँ देखो x3 की जगह आ गया x3 आ गया, x3 आ गया, और दोनों ही धनात्मक चर हैं, देखो दोनों ही धनात्मक चर हैं, तो x3 को अपन इस तरीके से लिख देंगे, देखो। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि x3 पॉजिटिव हो गया, हो सकता है कि इसका मान कम हो, इसका मान ज्यादा हो, तो इसका मान नेगेटिव रहेगा, देखो। तो x3 का जो चिन्ह है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन यहाँ जो दो चर अपन काम में ले रहे हैं, वो चर क्या काम में ले रहे हैं, > 0 काम में ले रहे हैं, देखो x3 और x3 है वो अपन क्या काम में ले रहे हैं, > 0 काम में ले रहे हैं, देखो x3 का चिन्ह है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि अपने को दे रखा है चिन्ह में अप्रतिबंधित है। चिन्ह में अप्रतिबंधित का मतलब नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, तो उसको हमेशा अपन इस तरीके से लिख लेंगे, देखो। और ये माइनस लगा के लिख सकते हैं अपन, यहाँ भी तो लिखते हैं माइनस लगा के, जब एलपीपी को अपन सिंप्लेक्स विधि से सोल्व करते हैं तब भी माइनस लगा के लिखते हैं, देखो तो ऐसा अपन लिख सकते हैं, देखो। तो ये 2-3 बातों का अपने को ध्यान में रखना है, देखो जितने भी प्रतिबंध हैं वो अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन में है तो <= का चिन्ह होना चाहिए, अगर मिनिमाइजेशन में है तो <= का चिन्ह होना चाहिए। यदि कोई प्रतिबंध समीकरण के रूप में है तो उसको असमीकाओं के रूप में लिख लेंगे, देखो। यदि कोई चर है वो चिन्ह में अप्रतिबंधित है तब उसको अपन दो धनात्मक चरों के अंतर के रूप में लिख लेंगे, देखो। अभी करेंगे क्वेश्चन अपन। यदि आद्य समस्या प्राइमल प्रॉब्लम, यदि आद्य समस्या मानक रूप में है, देखो यदि आद्य समस्या मानक रूप में है तब उसे सममित द्वैत समस्या कहते हैं, देखो सममित द्वैत समस्या कहते हैं, देखो। सिमेट्रिक ड्यूअल प्रॉब्लम, सिमेट्रिक ड्यूअल प्रॉब्लम कहते हैं, देखो सममित द्वैत समस्या कहते हैं, देखो। अन्यथा असमित द्वैत समस्या कहते हैं, या एक बार ये लिख लो, यदि आद्य समस्या अगर मानक रूप में है तब उसको अपन कहेंगे सममित द्वैत समस्या, देखो यानी जो प्राइमल है उसको अपन ड्यूअल में चेंज कर सकते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब एक तरीके से ये होता है, अभी देखेंगे अपन आगे, ए का संबंध अगर बी से है तो बी का संबंध भी किससे होता है, ए से होता है, देखो। तो यदि कोई प्राइमल प्रॉब्लम है वो अगर मान लो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, अगर कोई प्राइमल फॉर्म है वो अगर प्राइमल प्रॉब्लम है वो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो उसको अपन ड्यूअल में चेंज कर सकते हैं, देखो। और अगर ड्यूअल में है तो उसको वापस प्राइमल में चेंज किया जा सकता है, देखो। तो यदि कोई एलपीपी स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो उसको ड्यूअल में भी चेंज कर सकते हो और ड्यूअल को वापस प्राइमल में भी चेंज कर सकते हो, देखो। इसलिए इसको अपन कहते हैं सममित द्वैत समस्या कहते हैं, देखो। यदि कोई एलपीपी मानक रूप में है तब उसको अपन ड्यूअल में भी चेंज कर सकते हैं और ड्यूअल को वापस प्राइमल में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे सिमेट्रिक रिलेशन होता है, सिमेट्रिक का मतलब होता है ए का संबंध अगर बी से तो बी का संबंध भी वापस ए से होता है, देखो। तो इसलिए उसको अपन कहते हैं सममित द्वैत समस्या कहते हैं, देखो। लेकिन मान लो जैसे मान लो प्राइमल प्रॉब्लम है वो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, जैसे मान लो प्रतिबंधों में समीकरण आ रहा है जैसे, और चिन्ह है वो अप्रतिबंधित आ रहा है, तब उसको अपन कहते हैं असममित द्वैत समस्या कहते हैं, देखो। छठा पॉइंट ये लिख लेना, अभी समझ बताएंगे, देखो आगे। या एक डेफिनेशन यहां लिख लेना, देखो असममित द्वैत समस्या की, देखो असममित द्वैत समस्या की अलग से एक डेफिनेशन लिख लो, देखो असममित द्वैत समस्या अनसिमेट्रिक ड्यूअल प्रॉब्लम, असममित द्वैत समस्या
असमित द्वैत समस्या का मतलब होता है देखो समीकरण है वो तो, ये प्रतिबंध है वो तो समीकरण के रूप में हो देखो, प्रतिबंध समीकरण के रूप में हो देखो। चर है वो चिन्ह में अप्रतिबंधित हो देखो, चर चिन्ह में अप्रतिबंधित हो। अगर कोई प्राइमरी प्रॉब्लम है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है तब उसको अपन कहेंगे सिमेट्रिक ड्यूअल प्रॉब्लम कहेंगे देखो, सममित द्वैत समस्या कहेंगे देखो। लेकिन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, मान लो प्रतिबंध है वो समीकरण के रूप में आ रहे हैं या चर है वो चिन्ह में अप्रतिबंधित आ रहा है देखो, तब उसको अपन कहते हैं असममित द्वैत समस्या कहते हैं देखो। बिल्कुल आसान सी बात अपन देख रहे हैं, एक बार मैं दोबारा बता रहा हूं देखो, प्रत्येक एलपीपी को एक दूसरी एलपीपी से अपन कनेक्ट कर सकते हैं देखो। जो मेन एलपीपी है वो तो प्राइमल कहलाती है, और जिस एलपीपी के अंदर उसको अपन चेंज करते हैं वो क्या कहलाता है, ड्यूअल कहलाता है। ड्यूअल का मतलब एक तरीके से काल्पनिक से होता है देखो, यानी उसके अंदर अपन चेंज कर सकते हैं, इसको दूसरे के अंदर अपन चेंज कर सकते हैं देखो उसी पर। फिर अपन बात करें तो यानी एलपीपी को ड्यूअल के अंदर चेंज करने के लिए सबसे पहले एलपीपी को अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे देखो। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के 3-4 नियम अपन देख रहे थे देखो। अब एक निश्चित फॉर्मूला होगा, उस फॉर्मूले से अपन उसको ड्यूअल में चेंज कर सकते हैं देखो। आद्य समस्या को द्वैत समस्या में बदलना देखो, आद्य समस्या को द्वैत समस्या में बदलना, आद्य समस्या को द्वैत समस्या में बदलना। प्राइमल प्रॉब्लम दी हुई है तो उसको ड्यूअल में कैसे चेंज कर सकते हैं देखो। इधर मैं लिख रहा हूं देखो आद्य समस्या लिख रहा हूं, प्राइमल प्रॉब्लम लिख रहा हूं देखो। मान लो ये दे रखा है देखो, मैक्सिमम z बराबर अपने को दे रखा है cx दे रखा है देखो, ax लेस देन इक्वल टू b दे रखा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखा है देखो। अभी अपन बात कर रहे थे देखो, यदि एलपीपी के अंदर मैक्सिमम का चिन्ह है देखो, ये सॉरी मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन अगर मैक्सिमम है तो इसमें प्रतिबंध है उनमें लेस देन इक्वल टू का चिन्ह होना चाहिए देखो। यहाँ लेस देन इक्वल टू का चिन्ह है देखो, तो इसका मतलब ये जो प्राइमल प्रॉब्लम है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है देखो, और स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो इसको अपन ड्यूअल में चेंज कर सकते हैं देखो। स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो इसको अपन ड्यूअल में चेंज कर सकते हैं देखो। अब ड्यूअल में चेंज करने का इसका जो सूत्र है वो ये है देखो, इसका जो सूत्र होता है वो ये होता है देखो, मिनिमम जेड डी, ड्यूअल को अपन डी से डिनोट कर देंगे देखो। मिनिमम जेड डी बराबर होता है बी टी डब्ल्यू, ये आएगा देखो, यहाँ आएगा ए टी डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा सी टी, डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा देखो। ये इसका फॉर्मूला है देखो। प्राइमल को पी से डिनोट कर देंगे देखो। अगर एलपीपी इस फॉर्म में दी हुई है तो उसको ड्यूअल में चेंज करने का ये सूत्र रहेगा देखो। वहां ऑब्जेक्टिव फंक्शन अगर मैक्सिमाइजेशन में है तो ये आएगा मिनिमाइजेशन में देखो, वो अगर मैक्सिमाइजेशन में है तो ये मिनिमाइजेशन में आ जाएगा देखो। इसका जो आवश्यकता सदिश है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा देखो, मूल्य सदिश में, मूल्य सदिश में कन्वर्ट हो जाएगा देखो। आवश्यकता सदिश है वो मूल्य सदिश में कन्वर्ट हो जाएगा, जो मूल्य सदिश है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आवश्यकता सदिश में कन्वर्ट हो जाएगा देखो। यहाँ जो गुणांकों का मैट्रिक्स है उसका क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज आएगा देखो, उसका यहाँ पे अपन लिखेंगे ट्रांसपोज लिखेंगे देखो। ऑब्जेक्टिव फंक्शन अगर मिनिमाइजेशन में है तो सभी प्रतिबंधों में ग्रेटर देन इक्वल टू का चिन्ह लगाना देखो, ये इसका फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला वगैरह भी पूछा जा सकता है देखो। अगर मान लो ये प्राइमल प्रॉब्लम ये दे रखी हो देखो, अगर प्राइमल प्रॉब्लम अपने को ये दे रखी है देखो, मान लो ये दे रखी है देखो, यहां मिनिमम दे रखा है देखो, मिनिमम दे रखा है देखो। अगर मिनिमम है तो सारे चिन्ह क्या होंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होंगे देखो, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखा है देखो। तब इसको ड्यूअल में चेंज करने का ये फॉर्मूला होगा देखो। अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइजेशन में है तो यहां आ जाएगा मैक्सिमाइजेशन, ये आ जाएगा देखो।
यहां आ जाएगा BTW। अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइजेशन में है तो ये आएगा मैक्सिमाइजेशन में। देखो यहां कितना आ जाएगा, देखो 80W ये आएगा। देखो अब अगर मैक्सिमाइजेशन में है तो किसका चिन्ह आएगा, लेस देन इक्वल टू का चिन्ह आएगा। देखो मैक्सिमाइजेशन में है तो लेस देन इक्वल टू का चिन्ह आएगा। देखो यहां आ जाएगा C का ट्रांसपोज, W ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। याद तो ये दो फॉर्मूले आपको याद करने हैं। देखो इसको अपन कहेंगे सममित द्वैत समस्या कहेंगे। देखो ये सममित द्वैत समस्या, दोनों ही सममित द्वैत समस्या। देखो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में, देखो अगर एलपीपी स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है तब उसको अपन कहेंगे सममित द्वैत समस्या। अब इस एलपीपी को अपन इसमें चेंज कर सकते हैं, इस एलपीपी को वापिस अपन इसमें चेंज कर सकते हैं। देखो यदि किसी एलपीपी के ड्यूअल का वापिस अगर ड्यूअल निकाला जाए तो प्राइमल आ जाता है। देखो आगे अपन एक थ्योरम भी देखेंगे, किसी आद्य समस्या के द्वैती की द्वैती अगर निकालते हैं तो वापिस आद्य समस्या आ जाती है। देखो प्राइमल का अगर ड्यूअल निकाले और ड्यूअल का वापिस ड्यूअल निकालें तो क्या आएगा, प्राइमल आ जाएगा। देखो तो इसीलिए इसको सिमेट्रिक कहते हैं। मतलब ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध भी ए से हो जाएगा। देखो इस टाइप से अगर अपने को दे रखी है तब उनको अपन कहेंगे सममित द्वैत समस्या। देखो ये है सममित द्वैत समस्या। देखो यानी एलपीपी अगर अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है देखो तब उसको अपन कहते हैं सममित द्वैत समस्या। देखो सममित में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसको अपन इसमें चेंज कर सकते हैं, इसको अपन वापिस इसमें चेंज कर सकते हैं। देखो इसलिए इसको सिमेट्रिक कह रहे हैं। ये थोड़ा सूत्र याद कर लो, देखिए एक बार। बाकी बिल्कुल आसान है। आद्य समस्या और द्वैत समस्या में सममित संबंध है, यहाँ पे सिमेट्रिक रिलेशन है, इसलिए इसको अपन कह रहे हैं सममित द्वैत समस्या। देखो यहाँ लिख लेना, ये बात लिखो तो। देखो आद्य समस्या व सममित समस्या, आद्य समस्या व द्वैत समस्या में, देखो आद्य समस्या व द्वैत समस्या में सममित संबंध है। देखो सिमेट्रिक रिलेशन है। अतः इसे सममित द्वैत समस्या कह रहे हैं। देखो सममित द्वैत समस्या कहते हैं। कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। देखो अब यहाँ पे चाहे आप इस एलपीपी को सोल्व कर लो, देखो सिंप्लेक्स मेथड से चाहे इस एलपीपी को सोल्व कर लो, चाहे सिंप्लेक्स मेथड से इस एलपीपी को सोल्व कर लो, देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मान सेम ही आएगा। देखो उद्देश्य फलन का मान सेम ही आएगा। इसके लिए मैक्सिमाइजेशन में देखो मान लो वो मिनिमाइजेशन में आ गया, देखो तो उसको माइनस से गुणा करके अपन मैक्सिमाइजेशन में चेंज कर लेंगे। देखो लेकिन उद्देश्य फलन का मान दोनों में सेम ही रहेगा। देखो उद्देश्य फलन का मान दोनों के अंदर सेम ही रहेगा। देखो तो यदि किसी एलपीपी को सिंप्लेक्स मेथड से सोल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है तब उसको ड्यूअल में चेंज करके आसानी से सोल्व किया जा सकता है। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, देखो मैक्सिमम z बराबर दे रखा है x1 प्लस x2 दे रखा है। 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू दे रखा है 4 दे रखा है। x1 प्लस 3x2 ग्रेटर देन इक्वल टू दे रखा है 5 दे रखा है। 2x1 प्लस 5x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 दे रखा है। x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखा है। इसको अपने को ड्यूअल प्रॉब्लम में चेंज करना है। देखो इसको अपने को द्वैत समस्या में चेंज करना है। देखो ये अपने को दी हुई है एलपीपी, इसको तो अपन कहेंगे प्राइमल कहेंगे। देखो ये तो आद्य समस्या होगी, इसको अपन द्वैत में चेंज करेंगे। देखो इसको अपने को द्वैत समस्या में चेंज करना है। देखो ये बात ठीक है यहाँ तक। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। देखो सबसे पहले अपन इसको लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, देखो मानक रूप में लिखेंगे। देखो किसी भी एलपीपी को ड्यूअल में चेंज करने से पहले उसको मानक रूप में लिखना है। देखो
मानक रूप का मतलब क्या, देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो तो ऐसा कैसा लिख देंगे, देखो x1 प्लस x2 आ गया भाई। अब अभी अपन बात कर रहे थे ऑब्जेक्टिव फंक्शन अगर मैक्सिमाइजेशन में हो, देखो तब सभी प्रतिबंधों में लेस देन इक्वल टू का चिन्ह होना चाहिए। देखो तो यहाँ अपन देख रहे हैं यहाँ लेस देन इक्वल टू का चिन्ह आ रहा है तो ठीक है, ये देखो यहाँ लेस देन इक्वल टू का चिन्ह है तो ये ठीक है, देखो ये ठीक है। देखो लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का चिन्ह है, देखो और ग्रेटर देन इक्वल टू का चिन्ह है तो अपन क्या करेंगे, दोनों तरफ -1 से गुणा कर देंगे। देखो दोनों तरफ इसको -1 से गुणा कर रहे हैं, तो -x1 - 3x2 लेस देन इक्वल टू आ जाएगा -5 आ जाएगा। देखो क्या जाएगा, -x1 - 3x2 लेस देन इक्वल टू आएगा -5। देखो ऐसे इसको भी अपन लेस देन इक्वल टू में चेंज कर देंगे। देखो -2x1 - 5x2 लेस देन इक्वल टू हो जाएगा -6 हो जाएगा। देखो सारे लेस देन इक्वल टू के चिन्ह होने चाहिए। देखो x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। देखो अगर कोई प्रतिबंध मान लो समीकरण में होता तो उसको अपन असमीकाओं के रूप में लिख लेते, लेकिन यहाँ कोई भी प्रतिबंध समीकरण के रूप में नहीं है। देखो न कोई चर है वो चिन्ह में प्रतिबंधित है। देखो तो वो नियम यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है। देखो अब ये एलपीपी देखो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आगे, देखो ये एलपीपी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसको अपन ड्यूअल में चेंज कर सकते हैं। देखो तो ध्यान से सुनेंगे। देखो इधर यहां अगर अपन देखें तो देखो इसका मान तो कितना हो जाएगा, यहां अपन देख रहे हैं देखो इसके अंदर c का मान तो कितना हो गया, यहां से मैं लिख रहा हूं c का मतलब होता है x1 और x2 का गुणांक। x1 और x2 का जो गुणांक है उसको c कहते हैं, तो c बराबर हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। देखो c बराबर तो हो गया 1 1 हो गया। देखो जो अभी अपन लिख रहे थे ना मैट्रिक्स फॉर्म में, उसी तरीके से c का मान हो गया, c1 का मान 1 हो गया, c2 का मान 1 हो गया, तो इसको अपन लिख देंगे 1 1 लिख देंगे। देखो 1 1 लिख दिया। देखो गुणांकों का जो मैट्रिक्स है वो कितना आएगा, गुणांकों का मैट्रिक्स अगर देखें तो कितना आएगा, देखो यहां से गुणांक अगर देखें तो आ रहे हैं 2 1 2 1 आ रहा है। देखो यहां से आ रहा है -1 -3 आ रहा है। देखो ये आ गया। देखो यहां से आ रहा है -2 -5 आ रहा है। देखो ये आ गया। देखो b का मान देखें तो b का मान कितना आएगा, यहाँ पे b का मान हो जाएगा यहाँ पर 4 -5 और 6, ये b का मान हो गया। देखो -6 सॉरी -6 आ जाएगा। देखो b का मान हो जाएगा 4 -5 और -6। देखो ये बात यहां तक ठीक है क्या। देखो c का मान मैंने लिख लिया, देखो a का मान लिख लिया और फिर b का मान लिखा। देखो ये गुणांकों का मैट्रिक्स लिख लिया। देखो यहां से ये b का मान हो गया, ये c का मान हो गया। अब अपन सूत्र लगा देंगे, बिल्कुल आसानी से इसका मान निकाल सकते हैं। सूत्र लगा देंगे। देखो अब अपन इसको द्वैत समस्या में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखो द्वैत समस्या में अपन इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। देखो इसकी जो ड्यूअल प्रॉब्लम है उसको में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखो अभी अपने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला पढ़ा था, देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन अगर मैक्सिमाइजेशन में है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनिमाइजेशन में। देखो मिनिमम ZD बराबर कितना आ जाएगा, BTW। देखो BTW ATW ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा CT, यहां आ जाएगा W ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो ये सूत्र हो जाएगा। देखो सूत्र याद करना है। देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन अगर मैक्सिमाइजेशन में है तो यहां आएगा मिनिमाइजेशन। देखो अगर मिनिमाइजेशन है तो सारी असमीकाओं में ग्रेटर देन इक्वल टू का चिन्ह आएगा। देखो ग्रेटर देन इक्वल टू का चिन्ह लिखेंगे। देखो यहाँ B का ट्रांसपोज आ जाएगा, यहाँ पे A का ट्रांसपोज आ जाएगा, यहाँ पे C का ट्रांसपोज आएगा। देखो क्या आ जाएगा। ये बात सही है कि देखो देखिए यहाँ तक आप सारे मान रख दो इसमें। देखो सारे मान यहाँ पे रख देंगे। देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, देखो मिनिमम ZD, ये लिख रहा हूँ। देखो मिनिमम ZD। देखो B का ट्रांसपोज आएगा। देखो यहाँ पर B का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, ये रहा। देखो B स्तंभ, देखो ये जो स्तंभ मैट्रिक्स है, भाई स्तंभ मैट्रिक्स है तो इसको अपन चेंज कर देंगे पंक्ति मैट्रिक्स में। कॉलम मैट्रिक्स है इसको रो मैट्रिक्स में चेंज कर देंगे। देखो ट्रांसपोज का मतलब यही तो हो जाएगा, 4 -5 -6 आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। देखो यहाँ जो था उसका मैंने ट्रांसपोज लिया। देखो ये स्तंभ मैट्रिक्स थी, इसको पंक्ति मैट्रिक्स में मैंने चेंज कर दिया। देखो अब ये ध्यान रखेंगे, देखो जितने यहाँ पे प्रतिबंध है उतने इसमें चर आएंगे। देखो अब यहाँ प्रतिबंध कितने थे, देखो 1 2 3, तो यहाँ पे अपन 3 चर लेंगे। देखो अब यहाँ अपन लेंगे W1 लेंगे, W2 लेंगे, W3 लेंगे। देखो जितने उसमें प्रतिबंध है उतने यहाँ पे अपन चर लेंगे। देखो वेरिएबल लेंगे।
जितने वहां पे प्रतिबंध है उतने यहाँ पे चर आ जाएंगे। देखो उसके बाद में क्या आएगा, देखो ए टी, ए का ट्रांसपोज लिख दो। ए का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज, ए ये रहा, इसका ट्रांसपोज लिखेंगे। देखो ट्रांसपोज का मतलब है पंक्तियों को स्तंभों में बदल देंगे, स्तंभों को पंक्तियों में बदल देंगे। देखो तो ये बन जाएगा 2 - 1 - 2, ये आ जाएगा। देखो यहाँ पे आ जाएगा 1 - 3 - 5, ये आ जाएगा। साथ में आ जाएगा इसके W1 W2 W3, ये आ जाएगा, ये आएगा। देखो जो सूत्र है उसमें मैं मान रख रहा हूँ। देखो ए का ट्रांसपोज मैंने लिखा है। देखो ए जो मैट्रिक्स थी उसका ट्रांसपोज यहाँ मैंने लिख दिया। देखो W आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू का चिन्ह आएगा। देखो ग्रेटर देन इक्वल टू का चिन्ह आ गया। देखो सी का ट्रांसपोज लिखेंगे, सी का ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, 1 1, सी का ट्रांसपोज हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। देखो यहाँ पर देख रहे हैं पंक्ति मैट्रिक्स थी, इसको मैंने स्तंभ मैट्रिक्स बना दिया। देखो स्तंभ मैट्रिक्स बना दिया। देखो W का मान क्या हो जाएगा, देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखो W का मान ग्रेटर देन इक्वल टू, या W1 W2 W3 लिख देते हैं, W1 W2 W3, इनका मान आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। बिल्कुल आसान है, एक बार मैं दोबारा बताता हूं। देखो सुनना इधर, सबसे पहले तो अपने को ये एलपीपी दी हुई थी। देखो सबसे पहले ये देखना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। भाई स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब इतना ही ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन अगर मैक्सिमाइजेशन में है तो सारे लेस देन इक्वल टू के चिन्ह होने चाहिए। देखो तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू के चिन्ह थे, उनको माइनस से गुणा करके मैंने लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट कर लिया। देखो फिर इसको मैट्रिक्स फॉर्म में अपने चेंज किया है। अब मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करेंगे तो सी का मान तो हो गया 1 1। देखो यहां से अपने ए का मान लिख लिया, यहां से अपने बी का मान लिख लिया। देखो ये लिख दिया। देखो अब ये सूत्र अपने को ध्यान होना चाहिए। देखो वहां ऑब्जेक्टिव फंक्शन अगर मैक्सिमाइजेशन में है तो ये मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो मिनिमम जेड डी बराबर आ जाएगा BTW ATW ग्रेटर देन CT, ये अपन लिख सकता है। देखो फिर ये सारे मान मैंने रख दिए। देखो बी का ट्रांसपोज यहाँ पे लिख दिया, जितने यहाँ प्रतिबंध है उतने यहाँ पे चर आएंगे। देखो और जितने यहाँ पे चर है उतने यहाँ प्रतिबंध आएंगे। देखो अभी जो अपन बात कर रहे थे ना, यानी प्राइमल के अंदर जितने चर होंगे उतने तो यहाँ प्रतिबंध बनेंगे, और यहाँ जितने प्रतिबंध है उतने यहाँ पे चर आएंगे। देखो तो यहाँ 3 प्रतिबंध थे, इसलिए मैंने 3 चर लिख लिए। देखो फिर जो सूत्र में था वो मान रख दिया। देखो अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करेंगे तो, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा मिनिमम ZD, मिनिमम ZD। देखो इसको इससे गुणा कर दो। देखो दो मैट्रिक्स है, इनका गुणा कैसे करते हैं, इसको इससे गुणा कर देंगे तो आएगा 4W1 माइनस 5W2 आ जाएगा। देखो और माइनस आ जाएगा 6W3 आ जाएगा। मिनिमम ZD बराबर इतना आएगा। देखो ये आ जाएगा। इनको भी गुणा कर दो। देखो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो ये आएगा 2W1, 2W1 हो गया। फिर आएगा माइनस W2, देखो माइनस W2 आ गया। देखो फिर आएगा माइनस 2W3, ये आ जाएगा। देखो इतना आएगा। देखो यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू का चिन्ह है ही। देखो यहाँ से 1 आ जाएगा। देखो 1 आ जाएगा। मैट्रिक्सों को गुणा करके वैसे लिख दो या सीधा लिख दिया अपने, एक ही बात है। देखो यहाँ ये मैट्रिक्स आ जाएगी, इधर ये मैट्रिक्स आ जाएगी, फिर दोनों मैट्रिक्सों के संगत अवयव बराबर करेंगे अपन, तब ये मान आएंगे। देखो तो इसको अपन इससे गुणा कर रहे हैं, 2W1 माइनस W2 माइनस 2W3। देखो इधर आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। देखो ये आ गया। ऐसे नीचे कितना आ जाएगा, देखो W1 माइनस 3W2 माइनस 5W3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। देखो साथ में कंडीशन ये आ जाएगी। देखो W1 W2 W3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। देखो इसको अपन कहेंगे ड्यूअल प्रॉब्लम। देखो जो अपने को ज्ञात करनी थी। देखो अब इस LPP को अगर सिंप्लेक्स विधि से सोल्व करेंगे तब भी उतना ही उत्तर आता। देखो लेकिन अपने को फायदा ये हो गया कि वहां 3 प्रतिबंध आ रहे थे, यहाँ 2 ही प्रतिबंध बने। देखो तो इसको थोड़ा छोटी टेबल बनेगी, सिंप्लेक्स टेबल थोड़ी छोटी बनेगी और फिर आसानी से सोल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन अपन करके देखते हैं। देखो ऐसे ये दे रखा है। देखो मिनिमम Z बराबर दे रखा है x1 प्लस 3x2।
ये सबसे पहले इसे एलबीपी को देखो अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। यहां अपन देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइजेशन में है तो सारे ग्रेटर देन इक्वल टू के चिन्ह होने चाहिए। देखो यहां ग्रेटर देन इक्वल टू का चिन्ह ठीक है, लेकिन यहां देखो ये प्रतिबंध समीकरण के रूप में आ रहा है, और अगर ये प्रतिबंध समीकरण के रूप में आ रहा है तो इसको मैं अलग से लिख लेता हूं। देखो असमीकाओं के रूप में इसको लिख देंगे। देखो यानी मानक रूप में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इस प्रतिबंध को अपन समीकरण के रूप में लिखेंगे, ये असमीका के रूप में लिखेंगे। देखो थोड़ा समझने के लिए लिख लेते हैं। देखो सेकंड प्रतिबंध समीकरण के रूप में है, समीकरण के रूप में है, अतः इसे असमीका के रूप में लिखेंगे। असमीका के रूप में लिखते हैं। असमीका के रूप में लिखते हैं। ये अपने को दे रखा है 3x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4 दे रखा है। ये दे रखा है। एक बार इसको लेस देन इक्वल टू करके लिख दो, एक बार इसको ग्रेटर देन इक्वल टू करके लिख दो। देखो एक बार इसको अपन ग्रेटर देन इक्वल टू करके लिख देंगे, एक बार लेस देन इक्वल टू करके लिख देंगे। ये लिख दिया। देखो अगर कोई प्रतिबंध समीकरण के रूप में है तो उसको असमीकाओं के रूप में ऐसे लिखेंगे। देखो अब इन दोनों को मिलाएंगे तो बराबर आ जाएगा ना, लेस देन इक्वल टू भी हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो गया। तो ऐसा तभी अपन लिख सकते हैं जब ये बराबर हो। देखो इस बात का मतलब ये तो होता है ए लेस देन इक्वल टू बी है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है। देखो तो ये तभी संभव हो सकता है जब ए बराबर बी हो। देखो अगर ए बराबर बी है तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हो। देखो ए बराबर बी है, उसको दोनों लिखा जा सकता है। देखो वही बात है। देखो यार अब यहां थोड़ा सा अगर अपन देखें तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखो मिनिमाइजेशन में है, तो यही इसको मैक्सिमाइजेशन, ये सारे चिन्ह है वो ग्रेटर देन इक्वल टू के चिन्ह होने चाहिए। तो इसको अपन देखो ग्रेटर देन इक्वल टू में कन्वर्ट कर लेंगे। देखो इसको ग्रेटर देन इक्वल टू में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखो समझने के लिए मैं बता रहा हूं, ऐसे इसको ग्रेटर देन इक्वल टू में कन्वर्ट कर लेंगे। देखो तो ये बन जाएगा 3x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये तो ठीक है। देखो इसको माइनस से गुणा कर देंगे। देखो इसको माइनस से गुणा कर देंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू -4 आ जाएगा। ये आ जाएगा। अब आप लोग यहां नीचे लिख लेना। देखो मैं इधर लिख देता हूं इसका मानक रूप। देखो इस एलपीपी का स्टैंडर्ड फॉर्म अपन लिख रहे हैं। देखो यहां नीचे लिख लो आप लोग। इधर मिनिमम ZP बराबर कितना आ जाएगा। देखो इधर तो ये ऐसा कैसा रहेगा, x1 प्लस 3x2। देखो x1 प्लस 3x2 आएगा। देखो यहां ऐसा कैसा है, देखो x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। देखो ये हो जाएगा। देखो ये जो प्रतिबंध समीकरण के रूप में था उसको अपन ने इसमें कन्वर्ट कर दिया। देखो तो उसकी जगह अपन ये दोनों असमीका लिख देंगे। देखो 3x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ जाएगा। देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आएगा। देखो ऐसे ही यहां पे आ जाएगा -3x1 माइनस x2, ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा -4। ये आ जाएगा। ये आ जाएगा। x1 x2 है, इसका मान क्या हो जाएगा, देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखो x1 x2 का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। देखो जो प्रतिबंध समीकरण के रूप में था उसको मैंने असमीका के रूप में लिख लिया। देखो ये ठीक है बात यहां तक। अब ये एलपीपी देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये इसके मानक रूप में है। अब इसको अपन ड्यूअल में चेंज कर सकते हैं। देखो तो यहां अगर अपन देखें तो देखो सी का मान तो कितना हो गया, सी का मान तो है 1 और 3। देखो ये हो गया। देखो सी का मान 1 और 3 हो गया। देखो गुणांकों का जो मैट्रिक्स है वो हो जाएगा 1 1, यहां आ जाएगा 3 1, यहां आ जाएगा -3 -1। ये आ जाएगा। बी बराबर हो जाएगा 3 4 और -4। ये आ जाएगा। इतना आएगा। वहां से मैंने मान रख दिए। देखो सारे वो सारे मान लिखे हैं। देखो
वो सारे मान मैंने लिख दिए थे। अब इसको द्वैत समस्या में अपन कन्वर्ट कर रहे हैं। देखो द्वैत समस्या में इसको अपन कन्वर्ट कर रहे हैं। देखो और उसका फॉर्मूला अभी अपन ने देखा था। देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन अगर मिनिमाइजेशन में है तो यहां आ जाएगा मैक्सिमाइजेशन। देखो यहां आ जाएगा BTW। देखो ATW यहां देखो मैक्सिमाइजेशन में है तो लेस देन इक्वल टू का चिन्ह आएगा सब जगह। सब जगह लेस देन इक्वल टू का चिन्ह आ जाएगा। देखो यहां से W क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। W का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब ये सारे मान रख दो। देखो सूत्र में ही उत्तर आ जाएगा। देखो ये सारे मान सूत्र में अपन रख रहे हैं। देखो यहां आ गया देखो मैक्सिमाइजेशन ZD, BTW, BT का मतलब B का ट्रांसपोज, ये रहा देखो B, इसका ट्रांसपोज लिख देंगे। देखो ये देखो एक स्तंभ मैट्रिक्स है, इसको पंक्ति मैट्रिक्स में मैंने बदल दिया। देखो पंक्ति मैट्रिक्स में बदला। देखो वहां जितने ये जितने असमीकाएं हैं उतने यहाँ पर क्या आएंगे, देखो चर आएंगे। देखो तो वहां 3 प्रतिबंध है तो यहाँ 3 चर आ जाएंगे। देखो W1, W2 और W3 ये लिख देंगे। W1, W2, W3 आ जाएगा। देखो प्राइमल में जितने प्रतिबंध होंगे उतने इसमें चर आएंगे। देखो और वहां जितने चर है उतने यहाँ प्रतिबंध आएंगे। देखो तो यहाँ अपन देख रहे हैं इसमें प्रतिबंध 3 है तो 3 चर मैंने लिखे हैं। देखो ये लिख लिए। देखो फिर A का ट्रांसपोज लिखेंगे। A का ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज 1, 3 और -3। देखो 1, 1 और -1 ये आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा W1, W2 और W3 ये आ जाएगा। लेस देन इक्वल टू C का ट्रांसपोज आ जाएगा। C का ट्रांसपोज 1 और 3 ये आ जाएगा। W1, W2, W3 इनका मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। इनका मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब इसको सॉल्व करके लिख लो, आंसर आ जाएगा। देखो कितना आ जाएगा, मैक्सिमम ZD, इन दोनों को गुणा कर देंगे, ये बनेगा देखो 3W1 प्लस 4W2 माइनस 4W3 क्या आ जाएगा, इतना आ गया। देखो नीचे आ जाएगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो ये बनेगा देखो W1 प्लस 3W2 माइनस 3W3 लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। देखो ऐसे ही यहां से आएगा W1, W2 माइनस W3 लेस देन इक्वल टू 3 आ जाएगा। देखो W1, W2, W3 ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखो अब या तो इसको अपन यहां तक लिख सकते हैं, देखो जैसा भी ऑप्शन में दे रखा है वो देख लेंगे अपन। अगर ऐसे लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, बाकी इसको थोड़ा आगे और सोल्व किया जा सकता है। देखो यहाँ अपन देख रहे हैं, देखो ये सेम स्टेप बन रही है सब में। देखो यहाँ W2 माइनस W3 आ रहा है, यहाँ भी W2 माइनस W3 आ रहा है, यहाँ भी W2 माइनस W3 आ रहा है। देखो तो इसको अपन एक नए चर से रिप्लेस कर सकते हैं। देखो और लास्ट में लिख देंगे कि ये चर चिन्ह में अप्रतिबंधित है। देखो ये बात ध्यान रखना है। देखो अगर कोई प्रतिबंध समीकरण में है, यहाँ अपन देख रहे हैं देखो इसका तीसरा, ये दूसरा प्रतिबंध है वो क्या आ रहा था, समीकरण के रूप में आ रहा था। देखो अगर दूसरा प्रतिबंध समीकरण के रूप में है तो इसमें दूसरा चर है वो चिन्ह में अप्रतिबंधित आएगा हमेशा। उसमें प्राइमल में अगर दूसरा प्रतिबंध समीकरण के रूप में है तो ड्यूअल में दूसरा चर है वो चिन्ह में अप्रतिबंधित रहेगा। देखो तो इसको अपन चिन्ह में अप्रतिबंधित भी लिख सकते हैं। देखो वहां जो प्राइमल थी उसमें दूसरा प्रतिबंध क्या था, समीकरण के रूप में था। अगर दूसरा प्रतिबंध समीकरण के रूप में है तो इसमें दूसरा चर है वो चिन्ह में अप्रतिबंधित रहता है। देखो दूसरा जो चर है वो चिन्ह में अप्रतिबंधित रहता है। उसमें अगर दूसरा चर चिन्ह में अप्रतिबंधित होता तो इसमें दूसरा जो प्रतिबंध है वो क्या आता, समीकरण के रूप में आता। उल्टा होता है, अभी देखेंगे आगे। दूसरा प्रतिबंध समीकरण के रूप में आ जाता है। तो अपन लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो बाकी वो तो जैसा भी ऑप्शन में दे रखा है वो अपन देख लेंगे। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। देखो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो मैक्सिमम ZD, यहां मैंने लिख दिया 3W1। अब इसकी जगह मैं एक चर काम में ले सकता हूं। देखो क्योंकि सेम स्टेप बन रही है, इसको मैं एक लिख सकता हूं। देखो मान लो मैंने लिख दिया कुछ भी, W2 डैश लिख देता हूं। देखो इसको W2 डैश लिख दिया मैंने। देखो W2 डैश लिख दिया, यहां पे आ जाएगा कितना, देखो W1 3W2 डैश लेस देन इक्वल टू 1 आ गया। देखो
यहां आ जाएगा W1 प्लस W2 डैश लेस देन इक्वल टू 3 आ जाएगा। W1 अब यहां पे ऐसे लिखा जाएगा, देखो सुनना, इधर सुनना, देखो यहां ऐसे लिखेंगे, W1 को तो लिखूंगा मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और W2 डैश को लिखूंगा चिन्ह में अप्रतिबंधित। W2 डैश है वो चिन्ह में अप्रतिबंधित है, देखो इस बात को ऐसे लिखा जाएगा, देखो चिन्ह में अप्रतिबंधित है। क्यों लिखा है मैंने ऐसा, देखो सुनेंगे, इधर सुनेंगे, देखो भाई W2 डैश किसके बराबर माना है अपन ने, W2 डैश बराबर माना है अपन ने किसके, देखो W2 माइनस W3 के बराबर माना है। W2 डैश मैंने माना है W2 माइनस W3 के बराबर माना है। तो देखो देखिए इसका मान हमेशा पॉजिटिव आना जरूरी है क्या, भाई जरूरी थोड़ी इसका मान पॉजिटिव आएगा। अपन ये कह रहे हैं कि ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, लेकिन अगर मान लो इसका मान अपन 1 ले लें और इसका मान अगर 2 ले लें, तब इसका मान क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। देखो तो इसलिए W2 डैश को क्या लिखा जाएगा, चिन्ह में अप्रतिबंधित लिखा जाएगा। देखो ये बात समझ रहे हो क्या, देखो भाई W2 डैश है वो चिन्ह में अप्रतिबंधित हो गया क्योंकि इसका मान नेगेटिव भी हो सकता है। दो धनात्मक चरों का अंतर है, लेकिन अगर ये बड़ा हो गया, मान लो ये 2 हो गया और ये 1 हो गया, तब तो इसका मान पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, तब इसका मान नेगेटिव भी आ सकता है। देखो तो अगर ऐसा आप लिख रहे हो तो लास्ट में ये बात लिखी जाएगी कि W2 डैश है वो चिन्ह में अप्रतिबंधित है, देखो अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन है, देखो W2 डैश है वो चिन्ह में अप्रतिबंधित है। देखो तो उस LPP को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। देखो ये उत्तर हो जाएगा। देखो ये इसकी ड्यूअल प्रॉब्लम हो जाएगी। इस तरीके से भी उसको अपन लिख सकते हैं। अगर ऐसे लिखा हुआ है तब भी सही है, ये कोई गलत नहीं है, ये भी सही है, ये भी सही है। देखो लेकिन इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो दोनों लिख सकते हो। देखो अगर ये लिख रहे हो तब साथ में ये कंडीशन लिख दोगे, देखो तब साथ में ये लिख देंगे। देखो एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। देखो ऐसे यहां अपन ने क्या देखा है, देखो 1 मिनट सुनना इधर। देखो यहां अपन ने देखा है, देखो सुनना इधर, दूसरा प्रतिबंध है वो समीकरण के रूप में आ रहा था। देखो दूसरा प्रतिबंध समीकरण के रूप में आ रहा है तो दूसरा चर चिन्ह में अप्रतिबंधित आया है। देखो यहां पर दूसरा प्रतिबंध अगर समीकरण में होगा तो दूसरा चर चिन्ह में अप्रतिबंधित आएगा। देखो अगर दूसरा चर वहां पे चिन्ह में अप्रतिबंधित होता तो यहां दूसरा जो प्रतिबंध आता वो समीकरण के रूप में आता। देखो वहां चिन्ह में अप्रतिबंधित होता तो ये समीकरण बन जाता है, वो समीकरण है तो ये चिन्ह में अप्रतिबंधित आएगा। दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। देखो तो ये क्वेश्चन और करके देखते हैं। देखो अपन सबसे पहले अपन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। देखो सबसे पहले अपन इसको मानक रूप में बदल रहे हैं। देखो पहला जो प्रतिबंध है वो देखो समीकरण के रूप में है। देखो पहला जो प्रतिबंध है वो समीकरण के रूप में है। देखो अतः असमीका के रूप में बदलेंगे। देखो असमीका के रूप में बदलते हैं। देखो
पहला प्रतिबंध है वो समीकरण के रूप में, इसलिए इसको असमीका के रूप में बदलेंगे। देखो तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो x1 माइनस 3x2 प्लस 4x3 बराबर 5 है। देखो इसको अपन लिखेंगे, देखो x1 माइनस 3x2, एक बार इसको लेस देन इक्वल टू लिख लेंगे, एक बार इसको ग्रेटर देन इक्वल टू लिख लेंगे। प्रतिबंध देखो समीकरण के रूप में था, एक बार मैंने इसको लेस देन इक्वल टू लिख लिया, एक बार मैंने इसको ग्रेटर देन इक्वल टू लिख लिया। देखो अब यहां देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइजेशन में है, देखो तो सारे चिन्ह कौन से आने चाहिए, देखो ग्रेटर देन इक्वल टू के चिन्ह आने चाहिए। देखो तो इसको माइनस से गुणा कर देते हैं, देखो इसको माइनस से गुणा कर देते हैं, तो माइनस x1 प्लस 3x2 माइनस 4x3 ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा -5। ऐसे ही x1 माइनस 3x2 प्लस 4x3 ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा 5 आएगा। ये आएगा, ये आएगा। इसको मैंने माइनस से गुणा कर दिया, देखो पूरे को, बोलो सही है या नहीं। अगर माइनस से गुणा करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। देखो इसका माइनस से गुणा करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। देखो वो मैंने लिखा है, बताओ यहां तक समझ रहे हो की बात। उसके बाद में देखो अपने को सेकंड यहां पे ये भी दे रखा है, देखो x3 चिन्ह में अप्रतिबंधित दे रखा है। देखो x3 चिन्ह में अप्रतिबंधित है, देखो x3 चिन्ह में अप्रतिबंधित है। देखो अतः x3 को अपन ऐसे लिखेंगे, देखो x3 डेज माइनस x3 डबल डेज, जहां x3 डेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और x3 डबल डेज भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अगर मैं x3 को ऐसे डिफाइन करता हूं तो जरूरी नहीं कि x3 पॉजिटिव होगा, x3 नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। दो धनात्मक चरों का अंतर लिखा है, मैंने ये नहीं लिखा है कि इनमें बड़ा कौन सा है, x3 डेज बड़ा है या x3 डबल डेज है, ये अपने को नहीं पता है, केवल इतना पता है कि ये दोनों पॉजिटिव है। देखो पॉजिटिव है तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तब तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अगर ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, तब ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसलिए चिन्ह में अप्रतिबंधित कहेंगे इसको अपन, इसलिए इसको अपन चिन्ह में अप्रतिबंधित कह रहे हैं। देखो अब ये सारे मान वहां रख दो, देखो ये सारे मान यहां पे रख देंगे, देखो तब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगा। देखो आप नीचे लिख लेना उसको, देखो तब इसका मानक रूप आ जाएगा। देखो मानक रूप, मानक रूप क्या आ जाएगा, देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो मिनिमाइजेशन में है। देखो यहां आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3, ये आ जाएगा। अब x3 की जगह देखो क्या लिखना है अपने को, सुनेंगे। देखो x3 की जगह क्या लिखेंगे, x3 डेज माइनस x3 डबल डेज लिखेंगे। देखो ये लिखेंगे, देखो x3 की जगह लिखना है x3 डेज माइनस x3 डबल डेज लिखना है। देखो x3 की जगह मैंने ये लिख दिया। देखो पहला जो प्रतिबंध था वो समीकरण के रूप में था, उसकी जगह ये दोनों स्टेप आएंगे। देखो तो यहां बन जाएगा, देखो माइनस x1 प्लस 3x2, यहां देखो माइनस 4x3 है, x3 की जगह अपन ये लिखेंगे। देखो x3 की जगह अपन ये लिखेंगे, देखो तो माइनस 4x3 डेज प्लस 4x3 डबल डेज ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा -5, ये आ जाएगा। यहां मैंने x3 की जगह लिख दिया x3 डेज माइनस x3 डबल डेज लिख दिया। देखो ये जो असमीका है वो मैं लिख रहा हूं, देखो पहला प्रतिबंध समीकरण में था, इसलिए मैं उसकी जगह ये दोनों स्टेप लिखूंगा। देखो और इनमें x3 की जगह x3 डेज माइनस x3 डबल डेज लिखूंगा। देखो यहां क्या आ जाएगा, देखो x1 माइनस, ये थोड़े से बड़े क्वेश्चन बन जाते हैं, प्लस 4, x3 की जगह लिखा जाएगा x3 डेज माइनस x3 डबल डेज, ये लिखा जाएगा। देखो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 5 हो जाएगा। देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो गया। देखो ये लिख देंगे। देखो ये हो गया। यहां कितना आ जाएगा, देखो इसको मैं लिखूंगा 2x1 माइनस 2x2, ये सॉरी लेस देन इक्वल टू का चिन्ह है तो यहां माइनस से गुणा करना पड़ेगा। देखो अपने को इसको
माइनस से गुणा कर देंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू -3 आ जाएगा। देखो ऐसे यहां भी लेस देन इक्वल टू का चिन्ह है तो इसको भी ग्रेटर देन में चेंज करेंगे। देखो तो -2x2 हो जाएगा। देखो माइनस से गुणा कर रहा हूं मैं, इसको माइनस से गुणा करूंगा ये प्लस बन जाएगा। देखो और फिर x3 की जगह लिख दूंगा x3 डेज माइनस x3 डबल डेज, ये लिख दिया। देखो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा -5, क्या हो जाएगा। ये सारे क्या हो गए, देखो x1 x2 x3 डेज x3 डबल डेज, ये सारे क्या हो गए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गए। ये इस एलपीपी का स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। देखो एक बार मैं दोबारा बता देता हूं, देखो सुनने इधर। सबसे पहली बात तो x3 है वो चिन्ह में अप्रतिबंधित है। देखो x3 अगर चिन्ह में अप्रतिबंधित है तो x3 को लिख देंगे x3 डेज माइनस x3 डबल डेज। जहां भी x3 आ रहा था वहां मैंने ये लिखा। देखो पहला प्रतिबंध है वो समीकरण के रूप में, उसको लिखेंगे असमीका के रूप में। देखो असमीका के रूप में लिखेंगे। देखो फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइजेशन में है तो सारे ये चिन्ह आएंगे। देखो ग्रेटर देन इक्वल टू के चिन्ह आएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग अपने उसको किया। देखो ग्रेटर देन बनाने के लिए माइनस से मैंने गुणा कर दिया था उसको। देखो फिर ये सारे मान मैंने रखे हैं। यहाँ लेस देन इक्वल टू का चिन्ह था इसलिए मैंने माइनस से गुणा कर दिया। देखो दोनों तरफ माइनस से गुणा किया। देखो यहाँ भी लेस देन इक्वल टू का चिन्ह है तो माइनस से मैंने गुणा कर दिया। माइनस से गुणा करेंगे -2x2 प्लस x3 आएगा। देखो और x3 को अपन लिख सकते हैं, देखो x3 डेज माइनस x3 डबल डेज लिख सकते हैं, वो अपन लिखा नहीं। अब ये एलपीपी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। अब इसको ड्यूअल में चेंज किया जा सकता है। देखो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा जब ये अनरिस्ट्रिक्टेड वगैरह दिया हुआ है। अब इसको अपन ड्यूअल में चेंज कर सकते हैं। अब इसको ड्यूअल में अपन चेंज कर रहे हैं। यहां अगर अपन देखें तो c बराबर तो कितना हो गया, c बराबर हो जाएगा 1 1 1 और -1, c बराबर इतना हो गया। देखो c बराबर आ जाएगा 1 1 और 1 और -1, ये आएगा। देखो a बराबर कितना हो जाएगा, देखो a बराबर -1 3 -4 4 1 आएगा -3 आएगा। देखो 4 -4 आएगा। ऐसे ही -2 आएगा 2 आएगा 0 0 आएगा। देखो ये आएगा। देखो फिर 0 आएगा -2 आएगा 1 और -1 आएगा। देखो ये आएगा। ये जो गुणांक है वो लिखे मैंने यहाँ से -1 3 -4 +4, ये लिख दीजिए। यहाँ से 1 -3 4 और -4 ये आ गया। देखो ऐसे ही अपने सारे मान लिख दिए। देखो ये सारे मान लिखे हैं। देखो ऐसे अपन इसकी बात करें, b की बात करें तो b कितना हो जाएगा, देखो यहां पर b हो जाएगा -5 5 -3 और -5, b इतना हो जाएगा। देखो b इतना आएगा। थोड़ा सा जल्दी लिख लेना, वो एग्जाम में ड्यूटी थी अभी। c का मान, a का मान और b का मान आ जाएगा। देखो तो इसकी ड्यूअल प्रॉब्लम कितनी हो जाएगी, देखो इसकी द्वैत समस्या कितनी आ जाएगी। देखो इसकी द्वैत समस्या अपन लिख रहे हैं। देखो द्वैत समस्या क्या बन गई, देखो मिनिमम में है तो बनेगा मैक्सिमम में। देखो बराबर आ जाएगा BTW, फॉर्मूला ये हो जाएगा। देखो ATW लेस देन CT, W ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। द्वैत समस्या का ये फॉर्मूला हो जाएगा। देखो ड्यूअल में कन्वर्ट करने का ये सूत्र हो जाएगा। देखो ये आएगा। ये बात समझ रहे हो या नहीं, बोलो। बिल्कुल आसान है भाई, कहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए शायद। कितना आ जाएगा, देखो मैक्सिमम ZD BT, B का ट्रांसपोज हो जाएगा कितना, -5 5 -3 -5, ये लिखा है मैंने। B का ट्रांसपोज लिख दिया। देखो B का ट्रांसपोज लिख दिया। देखो अब ये थोड़ा सा अपन यहाँ ध्यान दे लेंगे। देखो यहाँ पहला प्रतिबंध है वो समीकरण के रूप में था। देखो तो पहला चर है वो क्या आएगा, चिन्ह में अप्रतिबंधित आएगा। देखो
जो नई टेबल बनेगी या नई जो ये बनाएंगे अपन, उसके अंदर पहला चर चिन्ह में अप्रतिबंधित आएगा, तो उसको मैं यहीं से लेके चलता हूं। देखो W1 डैश ले लेता हूं, उसको कोई भी दो चर ले सकते हैं, तो उसको एक बार W1 डैश और W1 डबल डैश ले लेता हूं। देखो पहले दो चर है, उसको मैं W1 डैश और W1 डबल डैश ले रहा हूं। देखो कितने चर लेने पड़ेंगे अपने को, देखो यहाँ कितने प्रतिबंध है, 1 2 3 4, 4 प्रतिबंध है, तो यहाँ 4 चर अब काम में लेंगे। देखो तो एक तो W1 डैश हो गया, एक W1 डबल डैश हो गया, एक हो जाएगा W2 हो जाएगा, एक W3 हो जाएगा। ये हो गया। मैक्सिमम ZD लिख दिया मैंने, B का ट्रांसपोज लिख दिया, ये रहा देखो B, इसका ट्रांसपोज लिख दिया। देखो नियम ये है, देखो जितने उसमें प्रतिबंध है उतने यहाँ चर आएंगे। देखो और जितने वहां चर हैं उतने यहाँ क्या बनेंगे, प्रतिबंध बनेंगे। देखो पहला प्रतिबंध समीकरण के रूप में था, तो अब पहला चर है वो चिन्ह में प्रतिबंधित आएगा, तो इसको मैंने यहाँ लिख लिया W1 डैश W1 डबल डैश लिख लिया। बाकी अगर ये नहीं भी लिख रहे हो तो जो भी दो चर आएंगे उनको मान लेंगे अपन, बाकी सुविधा के लिए मैंने उसको W1 डैश W1 डबल डैश पहले से मान लिया। देखो यहां आएगा A का ट्रांसपोज आएगा, देखो इसका ट्रांसपोज आ जाएगा -1 1, -2 0 आएगा। देखो यह आ जाएगा 3 -3 2 -2, यहां आ जाएगा -4 4 0 1 आएगा। देखो यहां आ जाएगा 4 -4, देखो 4 आ जाएगा -4, सही लिखा ना, 4 -4 और 0 -1 आ जाएगा। यहां आ जाएगा कितना, देखो W1 डैश W1 डबल डैश W2 W3, ये आ जाएगा। यहां लेस देन इक्वल टू का चिन्ह आ जाएगा। देखो C का ट्रांसपोज आएगा, C हो गया 1 1 1 और -1, ये आ गया। यहां अपन लिख देंगे, देखो W1 डैश W1 डबल डैश W2 W3 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख देंगे। ये लिख दिया। देखो ये थोड़े क्वेश्चन बड़े हैं, कोई अपने को नियम ध्यान में रखने हैं। देखो इसको सोल्व कर लेंगे। देखो इसको सोल्व कर रहे हैं, इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा। देखो इसको अगर अपन सोल्व करते हैं तो देखो इसको पूरे को मैं सोल्व कर रहा हूं। देखो क्या बन जाएगा, देखो मैक्सिमम ZD देखो इसको इससे गुणा कर रहे हैं। देखो इसको इससे गुणा करेंगे तो बनेगा -5 W1 डैश प्लस आ जाएगा 5 W1 डबल डैश, फिर आएगा -3 W2 -5 W3 आ जाएगा। ये आ जाएगा, इतना आ गया। देखो उसको अपन गुणा कर रहे हैं। देखो इन दोनों को गुणा कर दो। देखो इन दोनों को गुणा कर रहे हैं, इन दोनों को गुणा करेंगे कितना बनेगा, -W1 डैश W1 डबल डैश -2 W2 प्लस 0 W3 लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। देखो इन दोनों को मैंने गुणा किया। देखो पहली पंक्ति को इस स्तंभ से गुणा किया है मैंने। देखो मैट्रिक्सों का जैसे गुणा करते हैं वैसे गुणा किया। देखो फिर अपन देखो दूसरी पंक्ति को इस स्तंभ से गुणा करेंगे, कितना बन जाएगा, 3 W1 डैश -3 W1 डबल डैश प्लस 2 W2 -2 W3 लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। ऐसे ही फिर इसको अपन देख रहे हैं। देखो इसको अगर गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा, -4 W1 डैश प्लस 4 W1 डबल डैश प्लस 0 W2 आ जाएगा। देखो प्लस W3 आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। देखो ऐसे आ जाएगा 4 W1 डैश -4 W1 डबल डैश 0 W2 माइनस आ गया W3 लेस देन इक्वल टू -1 आ जाएगा। उस पूरे को मैंने गुणा किया है। बताओ इस ये बात समझ रहे हो क्या। देखो देखिए उस पूरे को मैंने गुणा कर दिया। देखो आप सारे ध्यान से सुनेंगे। देखो इसको और शॉर्ट फॉर्म में अपन कैसे लिख सकते हैं। नहीं यहां तो आ गया देखो मैक्सिमम ZD,
एक मिनट सुनना, देखो इधर सारे, यहां देखो इसमें से अगर मैं -5 कॉमन ले लूं, देखो अगर -5 कॉमन ले लूं तो ये W1 डेज माइनस W1 डबल डेज बनेगा। देखो सब जगह ऐसी स्टेप बनेगी। देखो यहां से माइनस कॉमन ले लोगे तो W1 डेज W1 डबल डेज बनेगा। यहां देखो W1 डेज माइनस W1 डबल डेज बनेगा, यहां भी बनेगा, यहां भी बनेगा, यहां भी बनेगा। ऐसी एक सेम स्टेप सब जगह अगर बन रही है तो उसको चिन्ह में अप्रतिबंधित मान सकते हो आप। ऐसी सेम स्टेप अगर एक जगह बन रही है तो उसको चिन्ह में अप्रतिबंधित माना जाता है। देखो तो यहाँ W1 इसको मैं लिख रहा हूँ, देखो -5 तो इसमें से कॉमन ले लिया, W1 डेज माइनस W1 डबल डेज आएगा। देखो उसको मैं लिख रहा हूँ W1 लिख रहा हूँ। देखो तो ये आ जाएगा -5 W1 आ जाएगा। देखो W1 बराबर मैंने मान लिया W1 डेज माइनस W1 डबल डेज मान लिया। देखो यहां से -5 कॉमन ले लेंगे तो W1 डेज माइनस W1 डबल डेज हो गया। देखो उसको लिख सकते हैं W1 लिख सकते हैं। देखो यहां आ जाएगा -3 W2 -5 W3 आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। नहीं समझ रही बात? यहां से कितना आ जाएगा, देखो इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे। देखो इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, W1 आ गया, यहां से आएगा -2 W2। देखो ये 0 हो गया, यहां से लेस देन इक्वल टू 1 आएगा। देखो ये आ गया। देखो इतना आ गया। देखो यहां से अपन 3 कॉमन ले लें तो इसको W1 लिख सकता हूं मैं। देखो 3 कॉमन ले लिया मैंने। देखो 3W1 यहां बन जाएगा 2W2 -2 W3 लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। देखो यहां से मैंने 3 कॉमन ले लिया। देखो ये लिख लिया। देखो यहां से अपन -4 कॉमन ले लेते हैं इसमें से। देखो -4 कॉमन ले लेंगे तो W1 डेज माइनस W1 डबल डेज आएगा, उसको मैंने W1 लिख दिया। देखो यहां से W3 लेस देन इक्वल टू 1 आएगा। देखो ये आएगा। देखो ये बात समझ रहे हो क्या? देखो यहां से अपन 4 कॉमन ले लेंगे। देखो तो ये आ जाएगा 4W1 माइनस W3, ये आ रहा है लेस देन इक्वल टू -1 आ रहा है। ये आ रहा है। जहां भी W1 डेज माइनस W1 डबल डेज था वहां मैंने W1 कर दिया। देखो वहां मैंने W1 कर दिया। देखो अब इसको थोड़ा और सोल्व किया जा सकता है आगे। देखो ये थोड़े बड़े क्वेश्चन है। देखो लास्ट क्वेश्चन अपन देख रहे थे, इसको थोड़ा और सोल्व अपन कर सकते हैं। छोटी मोटी कोई बात पूछेंगे इसमें, छोटी मोटा कोई पूछ लेते हैं। यहां से आ जाएगा देखो मैक्सिमम ZD -5 W1 -3 W2 -5 W3। ये आ जाएगा। ऐसा कैसा आ जाएगा, -W1 -2 W2 लेस देन इक्वल टू 1 आ गया। देखो यहां आ गया 3W1 प्लस 2W2 -2 W3 लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। देखो अब सारे ध्यान से सुनेंगे। देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो इसको अगर मैं इसको माइनस से गुणा कर दूं एक ऐसा समीका तो ऐसे देखो -4W1 प्लस W3 लेस देन इक्वल टू 1 है, और दूसरी को अगर मैं माइनस से गुणा कर दूं तो ये बनेगा -4W1 प्लस W3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बनेगा। देखो अब इन दोनों को मिला के क्या लिखा जा सकता है, इन दोनों को मिला के क्या लिख सकते हैं, देखो इसका मान लेस देन इक्वल टू 1 है, इसका मान ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। देखो तो दोनों को मिला के अपन बराबर लिख सकते हैं। तो -4W1 प्लस W3 बराबर आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये आ गया। देखो जहां W1 है वो तो क्या हो गया, देखो चिन्ह में अप्रतिबंधित, W1 है वो तो चिन्ह में अप्रतिबंधित हो गया। देखो W1 है वो तो चिन्ह में अप्रतिबंधित है, तथा W2 और W3 वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। देखो ये इसका उत्तर आएगा। देखो ये इसका उत्तर आ जाएगा। देखो थोड़ा सा मेरे को जाना पड़ेगा। ये देखो ये इसका उत्तर आएगा। देखो यहां अपन देख रहे हैं, देखो जो अपन ने चर चिन्ह में अप्रतिबंधित माना था, या जो प्राइमल प्रॉब्लम थी उसमें पहला प्रतिबंध समीकरण में दिया हुआ था। इसके बारे में कुछ बातें हम लिखेंगे, कल लिख लेंगे। देखो सुनना, इधर सुनना। देखो एक बार पहला चर है वो क्या दे रखा था, देखो चिन्ह में अप्रतिबंधित दे रखा था। ये सॉरी पहला प्रतिबंध क्या दे रखा था, समीकरण के रूप में दे रखा था। पहला प्रतिबंध समीकरण में था, तो यहाँ पहला चर है वो क्या आ रहा है, देखो चिन्ह में अप्रतिबंधित आ रहा है। देखो उसके अंदर फिर क्या था, देखो तीसरा चर चिन्ह में अप्रतिबंधित दे रखा था, तो यहाँ तीसरा प्रतिबंध है वो क्या आ रहा है, समीकरण आ रहा है। देखो ये बात समझ रहे हो क्या? देखो वहां पहला चर है वो क्या दे रखा था, पहला प्रतिबंध ये दे रखा था। देखो
पहला प्रतिबंध है वो समीकरण था, देखो पहला प्रतिबंध है वो समीकरण है। देखो ये बातें कल अपन लिखेंगे थोड़ी इसके बारे में। देखो पहला प्रतिबंध है वो समीकरण है, देखो उसके अकॉर्डिंग पहला प्रतिबंध क्या आ गया, देखो चिन्ह में अप्रतिबंधित आ गया। देखो पहला चर है वो चिन्ह में अप्रतिबंधित आ रहा है, चिन्ह में अप्रतिबंधित है। और तीसरा देखो अपन तीसरा देख रहे हैं, तीसरा चर चिन्ह में अप्रतिबंधित था। देखो ये थोड़ा साइड में लिख लेना भाई समझने के लिए। तीसरा चर चिन्ह में अप्रतिबंधित था। देखो तो यहां पे देखो तीसरा जो प्रतिबंध है वो क्या आ रहा है, समीकरण में आ रहा है। तीसरा प्रतिबंध किस में आ रहा है, समीकरण में आ रहा है। ये मैं ड्यूअल की बात कर रहा हूं। यानी जो चर चिन्ह में अप्रतिबंधित होता है उसके संगत प्रतिबंध तो समीकरण बन जाएगा, और जो प्रतिबंध समीकरण है उसके संगत चर क्या आ जाएगा, चिन्ह में अप्रतिबंधित आ जाएगा। नहीं समझ रही बात, ये बात नहीं समझे, नहीं समझे बेटा। दोबारा मेरे को 10:30 से ड्यूटी थी एग्जाम में। यहां देखो अपन ये बात कर रहे हैं शुरू से, अगर अपन देखें तो लेट हो गई। दोबारा इसको कौन लिखेगा, एक बार मैं बताऊंगा। यहां एक बार समझेंगे, देखो जल्दी से मैं देख रहा हूं। देखो यहां अपन देख रहे हैं पहला प्रतिबंध समीकरण के रूप में आ रहा था। देखो एक मिनट सुनना अभी प्लीज। पहला प्रतिबंध यहां समीकरण है तो उसके अंदर क्या आया, देखो पहला चर है वो चिन्ह में अप्रतिबंधित आया। ये बात समझ रहे हैं नहीं। पहला प्रतिबंध समीकरण के रूप में है तो उसमें पहला प्रतिबंध क्या आ गया, चिन्ह में अप्रतिबंधित। पहला जो चर है वो चिन्ह में अप्रतिबंधित आ गया। देखो यहां देखो तीसरा चर है वो चिन्ह में अप्रतिबंधित दे रखा। देखो अपने को यहां तीसरा चर है वो चिन्ह में अप्रतिबंधित अपने को दिया हुआ था, तो वहां पे तीसरा प्रतिबंध है वो क्या आ गया, समीकरण के रूप में आ गया। ये बात मैं बताना चाह रहा हूं, कल दोबारा बता दूं, कोई बात नहीं।